हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 10 जून। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10 जून 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। आज दोस्तों 2 इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली हैं, तो आप लोग बेल आइकन को प्रेस करके रखना। चलिए बात करते हैं लास्ट डे की क्वेश्चन की। लास्ट डे का मेरा पहला क्वेश्चन था आपसे, पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस किसने जीती? तो इसको जीती है दोस्तों इस बार लुइस हैमिल्टन ने। मर्सिडीज के खिलाड़ी हैं और हैं ग्रेट ब्रिटेन के। अगला, संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस कब से मनाया जाना शुरू हुआ? तो ये 2010 से मनाया जाना शुरू हुआ है। दोनों ही क्वेश्चन के बारे में काफ़ी लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आंसर किया था। आप सभी लोग ऐसे ही डिटेल्स के साथ आंसर किया करो। अच्छा, कल एक मिस्टेक हो गई थी, उसको सुधार कर लीजिएगा। जो सूर्य बनने की प्रक्रिया है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित है। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में शीर्ष पर कौन है? तो दोस्तों इस लिस्ट में, इस इंडेक्स में टॉप पर है मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश है टॉप पर एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में। सेकेंड पर है उड़ीसा और थर्ड पर है हिमाचल प्रदेश। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश टॉप पर तो बना हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चे में रहा है हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हिमाचल प्रदेश 18वें स्थान से तीसरे स्थान पर आ गया है। इतना ज़्यादा सुधार किया हुआ है, ठीक है। मध्य प्रदेश का स्कोर था 64.1, उड़ीसा का स्कोर था 59.3 और हिमाचल प्रदेश का स्कोर रहा 57.1। इस इंडेक्स रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि भारत में लगभग 50% गर्भवती महिलाएं और 5 वर्ष से कम उम्र के 59% बच्चे, 54% किशोर लड़कियां और 53% गैर गर्भवती और गैर स्तनपान कराने वाली महिलाएं एनीमिक हैं, यानी एनीमिया से ग्रसित हैं। एनीमिया क्या होता है? एनीमिया दोस्तों बेसिकली जब बॉडी में खून की कमी हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है, तब एनीमिया होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो होता है शरीर में, वही खून की मात्रा बताता है। जब हीमोग्लोबिन की कमी होने लगती है तब एनीमिया हो जाता है, ओके। एनीमिया की कंडीशन में दोस्तों जो आरबीसी होते हैं हमारे शरीर के, हमारे रक्त में जो हमारे ब्लड में आरबीसीज होते हैं, उनके बनने की दर कम होने लगती है इन कंपेयर टू उनके डिस्ट्रॉय होने की, ठीक है। उनके नष्ट होने की दर ज़्यादा होने लगती है, इस वजह से ब्लड में आरबीसीज की कमी होने लगती है, ओके। अगर बात करें पुरुषों में दोस्तों, पुरुषों में इसकी मात्रा 12 से 16% होनी चाहिए और महिलाओं में 11 से 14% के बीच में होना चाहिए। क्लियर? चलिए अब मध्य प्रदेश है टॉप पर, तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश देखिए मैप में, ये रहा मध्य प्रदेश। भोपाल यहाँ की राजधानी है, जिसे झीलों का शहर कहा जाता है। यहाँ पर भोजताल नाम की एक बहुत ही प्रसिद्ध झील है, भोजताल। शिवराज सिंह चौहान जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी। अच्छा, गवर्नर ये उत्तर प्रदेश की भी हैं, इनको अतिरिक्त प्रभार मिला है मध्य प्रदेश का भी। कान्हा किसली नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना टाइगर बिहार, पेंच नेशनल पार्क, ये सभी है दोस्तों कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के बारे में बात करें तो इस हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं दोस्तों मोहम्मद रफ़ीक। कौन है? मोहम्मद रफ़ीक जी। मध्य प्रदेश अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? देखिए बिल्कुल मध्य में है मध्य प्रदेश, भारत के नक्शे में। ये अपना बॉर्डर दोस्तों महाराष्ट्र से, गुजरात से, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ से भी शेयर करता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाफ्टा टीवी अवार्ड्स 2021 में लीडिंग एक्टर का अवार्ड किसने जीता? दोस्तों अभी हाल ही में बाफ्टा टीवी अवार्ड्स 2021 की घोषणा हुई है और इसमें विनर्स में लीडिंग एक्टर या कहें बेस्ट एक्टर का खिताब जीता है दोस्तों पॉल मेस्कल ने। किसने? पॉल मेस्कल ने बेस्ट एक्टर का खिताब इन्होंने जीता हुआ है। देखिए यहाँ पर पूरी लिस्ट में आपको दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले जानिए बाफ्टा टेलीविज़न अवार्ड और बाफ्टा फिल्म अवार्ड के बारे में अंतर। देखिए दोस्तों, बाफ्टा के द्वारा 2 प्रकार के अवार्ड दिए जाते हैं, एक बाफ्टा टेलीविज़न अवार्ड और एक बाफ्टा फिल्म अवार्ड। अभी जो अप्रैल महीने में दिया गया था, जिस पर मैंने आपको वीडियो भी दी हुई थी, वो था बाफ्टा फिल्म अवार्ड, ठीक है, अप्रैल 2021 में दिया गया था। अभी ये जो दिया गया है ये बाफ्टा टेलीविज़न अवार्ड है, इस पर भी आज आपको वीडियो मिलेगी। इसको दिए जाने की शुरुआत हुई 1955 में, ठीक है। ब्रिटिश में टेलीविज़न के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। बाफ्टा का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स अवार्ड। क्लियर? विनर्स की बात करें तो बेस्ट कॉमेडी सीरीज चुनी गई है दोस्तों इनसाइड नंबर 9। बेस्ट ड्रामा सीरीज चुनी गई है सेव मी टू। बेस्ट एक्टर चुना गया है पॉल मेस्कल को नॉर्मल पीपल्स के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया है मिसेला कोएल को, ठीक है, आई मे डिस्ट्रॉय यू के लिए। क्लियर है बिल्कुल? तो ये बाफ्टा टीवी अवार्ड है, इसको आपको ध्यान रखना है।
अगला देखते हैं, हाल ही में किसे भारतीय नौसेना संचालन का महानिदेशक बनाया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों वाइस एडमिरल राजेश पेंधरकर को बनाया गया है भारतीय नौसेना संचालन का महानिदेशक, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन नेवल ऑपरेशन, वाइस एडमिरल राजेश पेंधरकर। ओके, ये दोस्तों एवीएसएम और वीएसएम है, यानी कि अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित है और विशिष्ट सेवा मेडल से ये सम्मानित है। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन के रूप में अब नियुक्त किए गए हैं। इनको एंटी सबमरीन वारफेयर में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, काफ़ी ये विशेषज्ञ हैं। भारतीय नौसेना के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसके अध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह, और अभी हाल ही में एक नियुक्ति हुई थी किसकी? वाइस एडमिरल रवनीत सिंह जी की। ये उप प्रमुख बने हैं भारतीय नौसेना के। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। भारतीय नौसेना दिवस दोस्तों 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा, भारतीय नौसेना के उप प्रमुख के साथ साथ भारतीय वायुसेना के भी उप प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। कौन नियुक्त किए गए हैं? एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जी। तो ये भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख हैं, और वाइस एडमिरल रवनीत सिंह जी ये भारतीय नौसेना के उप प्रमुख अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? तो दोस्तों भारत के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं अनूप चंद्र पांडे जी। कौन? अनूप चंद्र पांडे। ये उत्तर प्रदेश कैडर से दोस्तों 1984 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, और इनको अगले लगभग 3 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है भारत का चुनाव आयुक्त। देखिए दोस्तों, भारतीय चुनाव आयोग जो है ये 3 सदस्यों वाला पैनल होता है। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, और उसकी सहायता के लिए 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है, तो 2 चुनाव आयुक्त होते थे, सुशील चंद्रा और राजीव कुमार जी थे। इससे पहले सुनील अरोड़ा जी मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, लेकिन अभी आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले ही सुनील अरोड़ा जी रिटायर हो गए हैं मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से। तो जब मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से वो रिटायर हुए तो सुशील चंद्रा जी को प्रमोट करके भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया। अब यहाँ पर एक चुनाव आयुक्त का पद खाली हो गया था, एक पर तो राजीव कुमार जी थे ही। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक पद खाली था उसी पर नियुक्त किए गए हैं अनूप चंद्र पांडे जी। क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। भारत का जो चुनाव आयोग है दोस्तों, इसके बारे में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 में वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि भारत का जो चुनाव आयोग होगा ये एक स्वायत्त संस्था होगी, इस पर किसी भी प्रकार का किसी का भी कोई प्रेशर नहीं होगा। ठीक है, भारतीय चुनाव आयोग का इसका काम होगा देश भर में विभिन्न प्रकार के चुनाव का आयोजन कराना। चुनाव आयोग पर भी दोस्तों वीडियो आने वाली है, इस पर वीडियो कल आएगी, जिसमें हम लोग डिटेल में समझेंगे भारतीय चुनाव आयोग के बारे में और चुनाव आयोग से संबंधित जो भी जानकारियाँ होंगी उन सब के बारे में। ठीक है, एक और पॉइंट बता दे रहा हूँ, 1993 के बाद से दोस्तों 3 सदस्यीय पैनल हो गया। इससे पहले केवल मुख्य चुनाव आयुक्त ही हुआ करते थे। क्लियर बिल्कुल। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है, भारत को कब से कब तक के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी इकोसॉक का सदस्य नियुक्त किया गया? तो दोस्तों भारत को 2022 से 2024 तक के लिए यूनाइटेड नेशन का इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का सदस्य चुना गया है। 2022 से 2024 यानी लगभग 3 वर्षों के लिए। ठीक है, तो 3 वर्षों के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य होगा। इसको यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के द्वारा चुना गया है, और भारत जो है ये अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और ओमान के साथ एशिया पैसिफिक स्टेट्स की लिस्ट में ही ये भी रखा गया है। क्लियर। बात करें इकोसॉक की, तो दोस्तों यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। ये भी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का ही एक संगठन है। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, अध्यक्ष हैं ओह जून। इसमें सदस्य देश हैं 54। ठीक है, अच्छा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का ये भी एक संगठन ही है। दुनिया भर में बहुत सारे संगठन हैं। इस पर दोस्तों आज वीडियो लाइव हो रही है 10 बजे, सुबह में 10 बजे वीडियो देखना मत भूलना आप लोग, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें दुनिया भर के तमाम वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाया है मैंने। और इस वीडियो में काफ़ी कुछ इस ऐसे पॉइंट्स भी बताए गए हैं जिनकी मदद से आप आसानी से याद रख पाएंगे कि किसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होना चाहिए और किस वजह से वहाँ पर हेडक्वार्टर है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। तो वो 10 बजे वीडियो आ रही है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की, उसको देखना मत भूलना। इसी चैनल पर आएगी, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखो। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किस देश ने भारत को 3 MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर देने की घोषणा की? दोस्तों भारत को अमेरिका दे रहा है 3 MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। अब ऐसा नहीं है कि ये फ्री में दे रहा है, इसके लिए भारत और अमेरिका के बीच में डील हुई थी। कब हुई थी ये डील? ये डील हुई थी 2020 में।
तो अमेरिका की एक कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, उसके साथ में भारत की डील हुई थी और 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदने की डील हुई थी। ठीक है, कितने? 24। और इसमें से कितने मिलने वाले हैं? 3। ठीक है, कब तक मिलेंगे? जुलाई 2021 में मिलेंगे। अच्छा, इसे फास्ट ट्रैक के तहत किया गया था ये डील, तो यानी कि जल्द से जल्द इंडिया को डिलीवर भी करना था अमेरिका को। तो ये डील हुई थी 16,000 करोड़ रुपए के आसपास की। ठीक है, तो इसके तहत 24 MH-60 रोमियो मल्टी रोड रडार और नाइट विजन उपकरण के साथ लैस हेलीकॉप्टर अमेरिका दे रहा है भारत को। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, भारत को अमेरिका अपाचे हेलीकॉप्टर भी दिया है। भारत के पास जो अपाचे हेलीकॉप्टर है वो अमेरिका का ही है। ठीक है, दुनिया का सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टर्स में से एक माना जाता है वो। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर दोस्तों ये स्थापित किया जाएगा गुजरात की गिफ्ट सिटी में। गुजरात की गिफ्ट सिटी में। गिफ्ट सिटी दोस्तों बनाया ही इसीलिए गया है जिसको समुद्री सेवाओं से बहुत ही अच्छी तरीके से लैस किया जा सके। ठीक है, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के द्वारा ये डेवलप किया जा रहा है, ये स्थापित किया जा रहा है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर। इससे क्या होगा? इससे दोस्तों जितने भी कॉमर्शियल चीज़ें होंगी जो समुद्री माध्यम से होता है, जो भी व्यापार, उसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाएगा वो सिस्टम। साथ ही साथ भारत को आत्मनिर्भर बनाने में, इस सेक्टर में भी आत्मनिर्भर बनाने में भी एक बड़ी कामयाबी मिलेगी। साथ ही साथ ये जो गिफ्ट सिटी है जो कि खास तौर से इसीलिए बनाई गई है गुजरात में, तो इसको और ज़्यादा एडवांस बनाया जा सकेगा। ठीक है, गिफ्ट सिटी जो है ये भारत की पहली परिचालन स्मार्ट सिटी है और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं यहाँ पर ऑपरेट होती हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वीमेन 2020 की लिस्ट में शीर्ष पर कौन है? तो टॉप पर है दोस्तों रिया चक्रवर्ती। टाइम्स 50 की मोस्ट डिजायरेबल वीमेन 2020 की लिस्ट जारी हुई है और इस लिस्ट में उन महिलाओं को शामिल किया गया है जो 40 वर्ष से कम उम्र की हैं और 2020 में चर्चा में रही हैं। तो ऐसी भारतीय महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है। तो इसमें पहला स्थान है रिया चक्रवर्ती का और दूसरा स्थान है एडलाइन कैस्टलिनो का, जो कि दोस्तों जो मिस यूनिवर्स की खिताब में 3rd रनर रही थी। ठीक है, तो ये है दूसरे स्थान पर। तीसरे स्थान पर दिशा पाटनी, चौथे स्थान पर कियारा आडवाणी और 5वें स्थान पर दीपिका पादुकोण रही हैं। ये है दोस्तों टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वीमेन की लिस्ट। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल मेन की लिस्ट बताई थी, उसमें सुशांत सिंह राजपूत ने टॉप किया था। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि सुशांत सिंह राजपूत की वजह से ही रिया चक्रवर्ती चर्चे में रही और रिया चक्रवर्ती भी टॉप कर दी लिस्ट में विमेंस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्कूली शिक्षा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर कौन है? तो टॉप पर है दोस्तों इस बार पंजाब है टॉप पर स्कूली शिक्षा में, स्कूल एजुकेशन के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों की एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें स्कूल एजुकेशन के परफॉर्मेंस को देखा गया है, इसको ग्रेड किया गया है। तो इसमें फर्स्ट पर है पंजाब जिसने 929 स्कोर किए हैं आउट ऑफ 1000। सेकेंड पर है चंडीगढ़ का स्कोर है 912 आउट ऑफ 1000। थर्ड पर है तमिलनाडु 906 स्कोर के साथ 1000 में से। पंजाब दोस्तों 2018-19 में 13वें स्थान पर था और लंबी छलांग लगाकर ये टॉप कर गया है इस बार स्कूली शिक्षा परफॉर्मेंस इंडेक्स में। ओके, अच्छा, अभी नीति आयोग ने SDG रिपोर्ट जारी की थी, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की रिपोर्ट जारी की थी। इसमें टॉप किया था केरल ने। किसने? केरल ने, नीति आयोग की इस रिपोर्ट में। और सबसे नीचे था बिहार। अब पंजाब ने किया है टॉप, तो पंजाब देखते हैं मैप में कहाँ पर है। देखिए मैप में भारत के, ये रहा पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, ये अपना बॉर्डर शेयर करता है हिमाचल प्रदेश, ऊपर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से, इधर हरियाणा से और इधर राजस्थान से। यहाँ के CM है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी कांग्रेस पार्टी से और गवर्नर है BP सिंह बिदनौर। यहाँ के करंट टाइम पर हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है दोस्तों रविशंकर झा। क्या है? रविशंकर झा नाम है पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। फेसबुक ने किसे अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया? तो दोस्तों फेसबुक ने भी अब अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त कर दिया है। किसे नियुक्त किया है? स्फूर्ति प्रिया को। किसे? स्फूर्ति प्रिया को। अभी आपको याद होगा व्हाट्सएप का शिकायत अधिकारी परेश बी लाल को नियुक्त किया गया है। ये सभी शिकायत अधिकारी क्यों नियुक्त कर रहे हैं? इनको नियुक्त करना पड़ रहा है। भारत ने नया IT एक्ट लागू किया है भारत सरकार ने, और इस नए IT एक्ट के तहत जितनी भी सोशल मीडिया कंपनियां हैं जिनके प्लेटफॉर्म पर 50 लाख से अधिक यूजर्स हैं,
उनको दोस्तों एक शिकायत अधिकारी, एक नोडल अधिकारी और एक मुख्य अनुपालन अधिकारी यानी चीफ कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त करना ही होगा। ठीक है, ये जो नया आईटी एक्ट है ये अभी पिछले महीने मई 2021 में लागू हुआ। नया आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट, आर्बिट्रेटर गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया कोड ऑफ कंडक्ट एक्ट 2021। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप ने परेश बी लाल को नियुक्त किया और फेसबुक ने शिकायत अधिकारी नियुक्त किया स्फूर्ति प्रिया को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आरबीआई का पुनः डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया? तो आरबीआई के एक बार फिर से डिप्टी गवर्नर नियुक्त हुए दोस्तों महेश कुमार जैन जी। कौन? महेश कुमार जैन जी को आरबीआई का एक बार फिर से डिप्टी गवर्नर नियुक्त कर दिया गया है। ये अगले 2 वर्षों के लिए नियुक्त किए गए हैं, यानी अगले 2 वर्षों तक एक बार फिर से ये डिप्टी गवर्नर का पद देखेंगे। आरबीआई में दोस्तों एक गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। एक गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर हैं। 4 डिप्टी गवर्नर कौन है? माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव, आरबी शंकर और महेश कुमार जैन एक बार फिर से नियुक्त किए गए हैं। क्लियर? बिल्कुल। आरबीआई आया है, आरबीआई के बारे में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। बाद में आगे चल करके 1 जनवरी 1949 को इसको नेशनलाइज कर दिया गया। ये भारत का केंद्रीय बैंक है, मुद्रा छापने का अधिकार इसी के पास है। आरबीआई का हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में है। इसके पहले जो गवर्नर हुए थे वो थे ओसबॉर्न स्मिथ, लेकिन पहले भारतीय गवर्नर हुए सीडी देशमुख। तो पहला भारतीय गवर्नर भी पूछा जाता है। अच्छा, आरबीआई के जो वर्तमान गवर्नर है 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास जी, इनसे पहले 24वें गवर्नर थे उर्जित आर पटेल। और उर्जित आर पटेल जी की जगह के टाइम पर ही दोस्तों नोटबंदी हुई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जा भी सकता है आने वाले एग्जाम में भी, कि भारत में जब नोटबंदी हुई 2016 में 8 नवंबर 2016 को, तब गवर्नर कौन था आरबीआई का? तो ध्यान रखिएगा कौन था? उर्जित आर पटेल जी थे। क्लियर? 24वें गवर्नर थे। चलिए, तो बस फिलहाल रखते हैं दोस्तों इतना ही वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं। और आपकी अगर कोई ख्वाहिश है, किसी पर वीडियो चाहते हैं, कोई पॉइंट पर, कोई टॉपिक पर, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की। इसके अलावा दोस्तों हिंदी का वीडियो कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो यूपी में, तो हिंदी तो पूछा ही जाना है। इनमें से अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तब भी हिंदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आप हिंदी की टेंशन छोड़ दो, 100% स्कोर कर सकते हो हिंदी में। मात्र 199 में ये फुल वीडियो कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आपको वीडियोज़ मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, डिटेल में नोट्स मिलेंगी और साथ ही साथ आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराया जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने परचेज किया है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। MZT ऐप पर जाकर के आप इसे परचेज कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन तब की। आज का आपके लिए पहला क्वेश्चन है, ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ध्यान रखिएगा, ICC का T20 वर्ल्ड कप 2022 वाला कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? असम का काजीरंगा नेशनल पार्क निम्न में से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? दोनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, दोनों के बारे में काफ़ी कुछ आपको पता होना चाहिए, डिटेल में लिख देना जरूर। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। क्विज जाकर सॉल्व कर लीजिए MZT ऐप पर, इसकी PDF भी मिल जाएगी आपको वहीं पर। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।